के अंदर एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ, और वो मुद्दा है बिहार राज्य के द्वारा हाल ही में, विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। किस बात के लिए? जाति आधारित जनगणना के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है, आप इसे जितना ज्यादा हो सके रंगीन करके लिख लें। मैं आज के सेशन में जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछते चल रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी आंसर देकर के सेशन के दौरान इंटरेक्टिव पाएंगे अपने आप को, है ना। मेरा सवाल आपके सामने है, मैं इस बारे में जानकारी शुरू करूं इससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुई थी। 2-3 प्रश्न हैं जो मैं आपको देता जा रहा हूं, धीरे धीरे उनके आंसर देता जाऊंगा। पहला प्रश्न, भारत में सबसे पहले जनगणना कब से शुरू हुई थी? नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत में जाति आधारित जनगणना आखिरी बार कब हुई थी? नंबर तीसरा, भारत में जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के काल में आखिरी बार कब हुई थी? ये 3 प्रश्न हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। हाल ही में ब्रिटिश सरकार में, माफी चाहूंगा, बिहार सरकार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, और उस ऑल पार्टी मीटिंग का एजेंडा था कि बिहार में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जाति मालूम की जाए, साथ में जनगणना भी की जाए कि कौन सी जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। जान के आश्चर्य होगा कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टीज ने एक मत से इस एजेंडे को स्वीकार कर लिया कि निश्चित ही ये अच्छी बात है कि जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए। मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं जिसका यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करना शुरू कर दे, क्योंकि संभव है कि आपके ऐसे राइटिंग के अंदर, आपके जीएस के पेपर्स के अंदर यह सवाल पूछा जा सके। सिंपल सा सवाल है, क्या जाति आधारित जनगणना करना उचित है? और अंत में लाइन है, क्रिटिकली एनालाइज करिए, हिंदी में बोलते हैं आलोचनात्मक विवेचन करिए। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आप इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रखने के लिए आजाद हैं, और अंत में आप इसमें भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी लाइन लिख सकते हैं। तो जो मेंस आंसर की प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति हैं, जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या जाति आधारित जनगणना करना उचित है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बताएं कि नहीं उचित है, नहीं अनुचित है। आप बताएं कि ठीक है, ये इसके समर्थन में पॉइंट है, ये इसके अगेंस्ट में पॉइंट है। मैं दोनों की चर्चा करूंगा, लेकिन आप सेशन के अंत में एक आंसर खुद से भी लिख करके साइड में रखिएगा और भी अपनी तरफ से तर्क वितर्क को वहां जगह दीजिएगा, ठीक है। आलोचनात्मक विवेचन का अर्थ होता है कि जहां आपको बुराई करने का भी अवसर दिया जाए, लेकिन बुराई का अर्थ यह नहीं होता है कि आप भर भर के बुराई पेल दें, कुछ अच्छा ही ना बताएं, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने कमेंट में आंसर देने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले भारत में जनगणना कौन सी साल में हुई थी, तो आप लोगों का आंसर मुझे प्राप्त होना शुरू हुआ। तो बच्चों ने 1872 लिखा हुआ है। वास्तविकता में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, नंबर 1, जिसके बाद लगातार हर 10 वर्ष में जनगणना होना शुरू हुई। मैंने दूसरा सवाल पूछा, ब्रिटिशर्स के समय पर कौन सी जनगणना ऐसी थी जो आखिरी जाति आधारित जनगणना थी? आंसर है 1931 की जो जनगणना थी, 1931 की जो जनगणना थी, वो 31 लिख लीजिएगा इन पॉइंट्स को, आपके आंसर्स में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। 1872 जनगणना का फर्स्ट ईयर है, लेकिन दशकीय जनगणना जिसके बाद में एक प्रॉपर डेटा के साथ जनगणना हुई वो 1881 से हुई। 1881 इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1872 इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1931 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज के सेशन में। 1931 ये अंग्रेजों के द्वारा आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना करवाई गई थी। हालांकि अंग्रेज उसके बाद भी 16 साल तक भारत में रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर कभी जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि जो जातियों की जनगणना कराते ही इसलिए थे ताकि फूट डालो और राज कर सकें, उन्होंने जनगणना बंद क्यों कर दी? भारत के द्वारा यानी आजाद भारत के द्वारा क्या कभी जाति आधारित जनगणना हुई है? टेक्निकल टीम कमेंट बॉक्स में पोल एक्टिवेट करे यस और नो में। क्या भारत सरकार के द्वारा कभी स्वतंत्र भारत में जाति आधारित जनगणना हुई है? पोल क्रिएट करें, याद दिला दो भाई उसको पोल क्रिएट करने में, ठीक है। चलिए, तो बिहार के अंदर मैं आपको लेके चलता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है। शायद यही कारण है कि मैं प्रीवियस वाले सवाल को इतना ज्यादा समय नहीं दिया, हालांकि वो अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ जानना चाहिए। चलिए जानकारी देता हूं मैं आप लोगों को। बिहार के अंदर ये काम होने वाला है। न्यूज क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार, यहां की सरकारों के द्वारा यह बात कही गई है। हाँ जी, आपके सामने पोल क्रिएट कर दिया गया है और भर भर के जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो नो में आंसर दे रहे हैं, और 45% बच्चों ने यस में आंसर दिया है,
55% जो बच्चे हैं उन्होंने नो में आंसर दिया है। एक बार के लिए अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिए किसका क्या आंसर है, तब तक मैं आगे चलता हूं। तो कास्ट बेस्ड सेंसर बिहार में होने जा रहा है, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कह दिया गया है। तर्क क्या दिए गए हैं, क्यों ऐसा करवा रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाए? आंसर है स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी। स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी का अर्थ हुआ इससे समानता स्थापित होगी। समानता किस मामले में भाई? समानता इस मामले में कि जब हमें पता चलेगा कौन सी जाति का कितना व्यक्ति बिहार में निवास करता है, तो उनके लिए कानून बनाने में या उनके लिए योजनाएं लागू करने में आसानी होगी। आपको मैं याद दिला दूं कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से, या फिर यूं कहिए कि नीतीश कुमार के अपोजिशन की पार्टी लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही थी केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया। हां जी, अब यहां पर बच्चे जो है वो आंसर दे रहे हैं। कुछ ने आंसर दिया यस 1951 में। चलिए मैं एक और ऑप्शन क्रिएट करता हूं। कुछ बच्चों ने हालांकि 3 ऑप्शन दे दिए हैं। अब यहां पे क्या है, 3 ऑप्शन वाला पोल क्रिएट नहीं हो सकता, अदरवाइज हम करवा लेते। मैं आपको डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं क्योंकि आप लोगों के आंसर जो है ना वो बड़े ही कंफ्यूजिंग प्रकार के हैं। मैं आपको बता देता हूं, भारत में जाति आधारित जनगणना हुई है और वो भी लेटेस्ट जनगणना है। आप में से कुछ बच्चे लिख रहे हैं 2021 में हुई है। जी नहीं, 2021 की तो जनगणना हुई ही नहीं है। तो फिर कौन सी हुई है? याद रखिएगा, भारत में जो 2011 में जनगणना हुई है ना, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, यानी एसई सेंसस है। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक, यानी इसमें जाति और आर्थिक स्थिति इसके आधार पर जानकारी जुटाई गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार 2011 में इस प्रकार का सर्वे हुआ। बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार से, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार में वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट है, लालू प्रसाद यादव अपोजिशन से हैं, उन्होंने लंबे समय से डिमांड करी कि केंद्र के द्वारा जो 2011 में आंकड़े जुटाए गए थे वो डेटा जनता के सामने रिवील कर दिया जाए, बता दिया जाए कि इस देश में कितने परसेंटेज ओबीसी हैं, कितने परसेंटेज एससी, कितने परसेंटेज एसटी, कितने परसेंटेज जनरल कास्ट के लोग हैं। जाति आधारित मतलब कितना परसेंटेज जाट है, कितना परसेंटेज यादव है, कितना भूमिहार है, कितना क्षत्रिय है, इस सब जानकारी बाहर निकाल दी जाए। यह मांग होती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार भी इस मांग को स्वीकार नहीं किया और हर बार इसका इनकार किया। आज के सेशन में आप जानेंगे क्यों केंद्र सरकार के द्वारा इसका इनकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो यह कहा गया कि इससे इक्वालिटी की स्थापना होगी, समानता का भाव आएगा। अच्छा, दूसरा यह कहा गया कि रिजर्वेशन जो है ना वो विभिन्न मतलब जो कम्युनिटीज हैं उनको सही से मिल रहा है ये नहीं, ये इस बारे में कास्ट बेस के आधार पर जो सेंसस किया जाएगा वो इसकी पूर्ति कर देगा। तीसरा, इसके आधार पर पता चलेगा कि सोसाइटी के विभिन्न वर्ग सही प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, यह आधार मानकर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इनकार करते हुए कहा कि मैं जाति आधारित डेटा बाहर नहीं निकालूंगी। यदि किसी राज्य को खुद से जाति आधारित जनगणना करनी है तो वो सेल्फ कर ले, अपने आप कर ले, और इसी कार्य में बिहार ने अपना काम खुद से करना शुरू कर दिया है, यानी कि वहां पे जल्दी ही जनगणना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको ये डेटा जो पूछा था वो मैंने आपको लिखित में दे दिया है, ठीक है। डेमोग्राफी यानी कि जाति आधारित जनगणना को, या फिर ये समझिए कि डेमोग्राफी का मतलब है जनसंख्या के बारे में आपको जानकारी पता क्यों होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, आपको जनसंख्या तो इसके बारे में पता चलती ही है, साथ में घनत्व भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या ट्रेंड रहे हैं। ट्रेंड से मतलब है कि पहले पॉपुलेशन कैसे बढ़ती थी, अब क्या ट्रेंड स्थिति रही है। अब एक बड़ा सवाल है, जब मैं ट्रेंड की बात करता हूं तो एक सवाल बनता है कि सर अंग्रेजों ने 1881 में जाति आधारित जनगणना शुरू करी, 1931 तक उन्होंने जाति आधारित जनगणना करी। सर उसके बाद 1941 में भी जनगणना की थी, उसमें जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करी? और फिर भारत सरकार आजादी के बाद से लेकर के आज तक इतनी बार हर 10 साल में सेंसस हुआ, जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करती? चलिए मैं आपको तर्क से आंसर देता हूं। पहले तो क्यों किया वो समझ लीजिए। देखिए देश के अंदर अंग्रेजों को बहुत पहले यह समझ में आ गया था, बहुत पहले कब समझ में आ गया था यह भी मैं आपको बता देता हूं। फूट डालो और राज करो, यह अंग्रेजों की बहुत पुरानी नीति थी। बहुत पुरानी नीति से मतलब जब 1857 की क्रांति के दौरान, जिस क्रांति ने अंग्रेजों की एकदम चूल्हे हिला दी थी, उसके दौरान अंग्रेजों ने यह पाया कि भारत में अगर शासन करना है तो लोगों को एक साथ मत होने दो, अगर ये एक साथ हो गए तो हमको यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। इन लोगों में जो डिफरेंसेस हैं ये इनको रियलाइज करवाओ। डिफरेंसेस रियलाइज करने के लिए 1881 में पहली बार जाति आधारित जनगणना शुरू की गई। जातियों के डेटा जुटाने शुरू किए गए, लोगों को बताया गया कि अब एक बात सोचकर देखिए, यदि मैं आपसे यह कहूं कि इस कमरे के अंदर 10 लोग हैं
और उन 10 लोग में से 6 लोग एक जाति विशेष के हैं। एसी एक ही चल रहा है। और मैं ये कहूं बाकी से एक समझ लीजिए कि यहां पर एक मास्टर टाइप का आदमी बिठा दिया जाए और कहा जाए सुन लो, तुम्हारे इस एसी की हवा को सबसे ज्यादा तो ये 6 लोग खा रहे हैं, अगर ये 6 ना होते तो तुम्हें भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता, यानी कि आपको इंडिविजुअली आपकी जाति के आधार पर मैं प्रवोक करूं। यही तो जातिवाद है। आपको यह रियलाइज कराया जाए कि इस शहर के अंदर जितने भी संसाधन हैं, इन संसाधनों को मेजॉरिटी में एक जाति के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आपके बगावती तेवर बाहर निकल आएंगे। यही उनका उस समय आधार हुआ करता था। सर आधार था तो फिर 1931 में उन्होंने यह बंद क्यों कर दिया? इसका कारण जान लीजिए। अंग्रेजों ने जब डेटा जुटाना शुरू किया तो अब 1931 तक उन्हें यह समझ में आ चुका था कि भारत के अंदर जातियों की कोई पहचान ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा 2011 की जातीय जनगणना में भारत सरकार ने क्यों अपने डेटा रिवील नहीं किए। मैं एक तथ्य है जो आपको दिखाना चाहूंगा एक बार के लिए, मैं वो मिल जाए तो मैं दिखाना चाहूंगा क्यों ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने द्वारा जो डेटा जुटाए गए थे वो पब्लिकली आउट नहीं किए गए। असल में कारण क्या था मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि जो डेटा हमारे पास जुटकर आए उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि भारत, हां ये रहा, देखिए 2011 का डेटा देखिए, आपको ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला लगेगा। जब कास्ट सेंसस हुआ, आप और हम मुश्किल से 5, 6, 10, 15 इतनी ही जातियां जानते होंगे। आपके हिसाब से जातियों में भाई उच्च जातियों में 2-4 जातियों के नाम याद होंगे। आपको लगता होगा कि ये जनरल कास्ट के लोग हैं, इतने जाति के ये लोग हैं। आपको लगता होगा कि ये एससी के लोग हैं, ये एसटी के लोग हैं। आपको हर किसी में 2-5 जातियों के नाम पता होंगे। आपको एक तथ्य बताता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी, जरा सुनिए क्या है। 1931 का जब डेटा जुटाया गया था ना, तो अंग्रेज पागल हो गए थे। 4147 जातियां भारत में निकल करके आई थी। कितनी? नेशनल लेवल पर जब नंबर जुटाया गया तो लास्ट कास्ट सेंसस के अंदर जो जातियां थी वो 4147 टाइप की जातियां थी। मैं यदि आपको दे दूं ना याद करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप महीने भर में भी इन जातियों के नाम याद कर पाएंगे। और दूसरी बात सुनिए, जो 2011 के सेंसस की बात की जाती है, जो जाति आधारित जनगणना की बात की जाती है, चलिए 2011 का आंकड़ा देख लीजिए। 2011 के आंकड़े में ये नंबर देख के पागल हो जाओगे, 46 लाख जातियां। कहां रखोगे इसको ले जाकर के? 46 लाख डिफरेंट कास्ट भारत में रिकॉर्ड की गई है। अब आप पूछेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी तो किसी जिले की आबादी होगी, ये कहां से नंबर निकल के आ गया? चलिए अब मैं आपको बताता हूं। असल में होता क्या था, लोगों के अंदर कास्ट में भी सब कास्ट बन गई। मतलब अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के ब्राह्मण, अगर हम जाटों की बात करें तो जाटों में भी कई प्रकार के जाट, मीणों में बात करें तो कई प्रकार के मीणे। मतलब यह है कि जाति के अंदर सब डिवीजन निकल के आने शुरू हो गए, और इतने प्रकार के सब डिवीजन निकले कि कास्ट सेंसस में 46 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया। कैसे करेंगे आप, जानकारी बताइए। इस डेटा को निकाल भी दिया जाए तो क्या फायदा होगा? फिर सरकार ने एक चुनौती फील करी कि यार अल्टीमेटली ये आंकड़ा आया कैसे। सरकार खुद माथा पकड़ के बैठ गई कि यार हम इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश भर से निकल के आती हैं, हमको भी नहीं पता है क्या कौन कौन सी जातियां हैं। फिर सरकार ने देखा कि जिनको आंकड़ा कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था, यानी कि जैसे ना जाति का मतलब 2011 में किस प्रकार से जनगणना हुई थी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आया परिवार का डेटा जुटाने के लिए, उसने आपसे पूछा कि भैया हाँ बताइए आप अपने बारे में थोड़ा परिवार की जानकारी दीजिए। आपने अपने अनुसार सारे परिवार की जानकारियां दे दी कि साहब मैं फला जाति से हूं, फला वर्ग से हूं, आपने अपनी जानकारी दे दी। लेकिन आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने किया, वो जो डेटा जुटाने वाला आदमी आया था वो लिख करके चल दिया। जाति आधारित जनगणना से पहले जिन लोगों को डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था उनकी ट्रेनिंग केवल 6 से 7 दिन की ही थी। ऐसी स्थिति में उनके अंदर ये इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच थी ही नहीं कि ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। वो डेटा जुटाने गए तो सामने वाले ने जो फार्म के अंदर जानकारी लिखवाई वही जानकारी सही मान ली गई। अब मैं एक और इसके अंदर सबसे बड़ा वो बताता हूं आपको, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, जो कि सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत है। हालांकि राजनीति अपने लेवल पर हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक आकाओं को कुछ जातियों का ही अपने साथ समर्थन चाहिए कि भाई ये जाति अपने साथ हो जाए, बाकी सब लोग साइड में हटो। चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं। ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो सरनेम एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में जनरल कास्ट में ब्राह्मण अपने सरनेम के पीछे शर्मा लगाते हैं। मेरी वाइफ के नाम के पीछे शर्मा है, स्मृति शर्मा।
ऐसे ही राजस्थान में एक और जाति है जो कि फर्नीचर बनाती है ना। हमारे यहां पर कारपेंटर जिन्हें बोलते हैं, खाती बोलते हैं, जांगिड़ बोलते हैं जिन्हें, उनमें भी कई लोग अपने नाम के पीछे शर्मा लगाते हैं। जहां पर जांगिड़ ओबीसी में आता है, वहीं शर्मा जो ब्राह्मण में है वो जनरल में आता है। आप जाति की जानकारी जुटाने गए, आपने पूछा अपने बारे में बताइए, बोले हम शर्मा हैं। अब शर्मा कौन से वाले हैं साहब, जर्नल वाले हैं कि ओबीसी वाले हैं? बोले मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। ये लीजिए, जर्नल वाला ओबीसी में लिखा हुआ आ गया, ओबीसी वाला जर्नल में लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही एक सरनेम वर्मा है। वर्मा सरनेम बहुत सारी जगह पर शेड्यूल कास्ट के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह वही वर्मा सरनेम जाटों के द्वारा लगाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सरनेम और जाति का अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग होता है। फिर यह कंफ्यूजन बनता है कि किसको किस कैटेगरी में रखा जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके चलते कास्ट सेंसस से अंग्रेजों ने भी 1931 में हाथ जोड़ लिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद भारत सरकार ने कतई इस काम में हाथ नहीं लगाया। 2011 तक कोई दिक्कत नहीं थी। 2011 में भारत सरकार को लगा कि किसकी कितनी प्रोग्रेस हुई, चलो नाप लेते हैं। वास्तविकता में वोट बैंक को नापने का भी यही तरीका होता है, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया। बाद की सरकारें भी उस आंकड़े को बाहर नहीं निकाल पाई, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को यह लगा कि केंद्र उस आंकड़े को छुपाना चाहता है जो कि हमें राजनीतिक लाभ दे देगा। मान लीजिए कि किसी जगह पर यादव वोट बैंक है, किसी जगह पर जाट वोट बैंक है, वो वोट बैंक को लाभ पहुंचने में देरी हो रही। जैसे मंडल कमीशन जब ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग किया तो 27% आरक्षण दिया। ओबीसी का यह मानना है कि भारत में आबादी 50% से ज्यादा है, तो 27% का आरक्षण क्यों? सरकार इस आंकड़े को छुपाती है। इसका मतलब यह है कि सरकार आरक्षण के मसले पर भी चुप रहना चाहती है। ये तमाम प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनसे अधिकतर सरकारें बचती रहती हैं, लेकिन बिहार सरकार इस मोर्चे पर आगे निकल चुकी है। और भी राज्य सरकारें हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सब भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना करवा लें। ठीक है ना। चलिए, तो विद्यार्थी लिख रहे हैं सर यूपी में 3 जातियां जो है वो शर्मा सरनेम लगाती हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको यह बात बता दी। इसके पीछे एक कॉलोनियल प्रैक्टिस है, इस कारण से हम इसको बात बता दिया। जातियों के बारे में बातें अगर पता चलें तो कास्ट डिवीजन बढ़ता है, यानी कि जातियों का अगर आपको आइडिया लगता है तो इससे एक दूसरे के साथ विभेद होता है। जहां हम लोग एक ऐसे समाज की बात करते हैं, अब देखिए ये कितना ज्यादा एक दूसरे से विरोधाभासी है। कौन सी बात? आप किसी व्यक्ति से जाति पूछ रहे हैं कि आप अपनी जाति बताइए, वहीं दूसरी ओर आप जाति प्रथा से दूर रहना चाहते हैं, आप छुआछूत से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश के अंदर एट्रोसिटीज ना हो, देश छुआछूत से बहुत दूर रहे। हम एक ऐसे समाज की व्याख्या करें जिसमें जात पात का भेदभाव मिट जाए, और सरकारें पुराने पदचिन्हों पर लौट रही हैं कि हम जाति का आकलन कर लें। यह इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि यह लोगों में विभेद क्रिएट करता है। जब जातियों के आंकड़े निकल कर आएंगे तो रिजर्वेशन की लड़ाइयां बढ़ेंगी, लोग रिजर्वेशन को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। सरकार को करना क्या चाहिए? टेक्निकली बिना जाति पूछे आपको अपनी इकोनॉमी के आधार पर कि ये गरीब है, ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग का है, उनके बीच के भेदभाव को दूर करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने है। तीसरी चीज, क्रिटिसिज्म, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यानी कि जाति आधारित जनगणना के लिए हमारे संविधान में भी कहीं पर भी कोई आदेशात्मक विवरण नहीं दिया हुआ है, फिर भी है। डिफिकल्टी इसको काउंट करने में है, वो मैं आपको बता चुका हूं। पॉलिटिकल एजेंडा राजनीतिक पार्टियों का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मैंने लगभग आप लोगों को सारी बातें जाति आधारित जनगणना से संबंधित बता दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वजह से भविष्य में लाभ होगा जब आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने यहां लिख दिए हैं। यदि आप चाहते हैं इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करना, तो क्लास के खत्म होने पर जीके बाई अंकित अवस्थी सर या अंकित अवस्थी सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये सारा कंटेंट आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा है सेशन को, लेकिन आप शेयर करने का कष्ट करते रहिए। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे शेयर करने की कोशिश की।